नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक थ्योरी को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसके आगे की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। आज ही आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, आप सभी लोग उसी के आगे डालेंगे नंबर 4, किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए n स्क्वायर बराबर प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ये आपका नेक्स्ट रूल है। अब आप इस रूल को समझेंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप लोग लिखेंगे। तो बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों, अगर यहाँ पर हम आपको चीज़ समझाने का प्रयास करें, जैसे कि अगर हम 7 का स्क्वायर जो होगा वो आपका प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। अगर आप पहली 7 विषम संख्याएं लिखो, जैसे 1 है, इसके बाद आपकी 3 है, इसके बाद 5 है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 11 है, इसके बाद 13 है। अगर आप इन सभी का योग करेंगे तो आपका योग 49 ही आएगा। इसका भी आपका योग जो है वो 49 ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप n प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर आप किसी का स्क्वायर करते हैं तो प्रथम n विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए n आपकी एक विषम संख्या होनी चाहिए। अब जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 10 का स्क्वायर, क्या करेंगे? 10 स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा? आपको पता है 10 का स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा। अब 100 का जो होगा ये क्या होगा? प्रथम 10 विषम संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग के बराबर होगा। ये योग के बराबर होगा, क्योंकि आपका फार्मूला ही है n स्क्वायर जो है वो प्रथम n विषम संख्याओं के योग के बराबर होगा। तो प्रथम यहाँ पर आपकी क्या है? यहाँ पर आपकी है 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद आपकी 7, इसके बाद आपकी 9, इसके बाद 11, इसके बाद आपकी 13, इसके बाद 15, इसके बाद आपकी 17, इसके बाद आपकी 19। तो ये बच्चों आपकी जो संख्या है, अगर आप इनका सभी का योगफल करेंगे तो आपका 100 ही आएगा। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। आप यहाँ पर स्टार बना के लिखेंगे प्रथम n विषम संख्याएं, प्रथम n विषम संख्याओं का जो योगफल है, संख्याओं जो आपका योग है वो आपका n स्क्वायर के बराबर आएगा। अब कैसे? अब देखो यहाँ पर, अब जैसे मान लेते हैं कोई आदमी आपसे ये चीज़ पूछने लगा कि भैया मुझे बताओ 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, मान लेते 15 तक लिखी हैं। अब आपसे कहा गया कि आप बताइए इनका मुझे योगफल बताइए। तो आपने कहा भैया योगफल बताना है। तो पहले देखो सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। और कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
कितनी संख्याएं? आपकी 7 संख्याएं हैं। यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? आपकी 7 संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पर आपकी 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आप देखें 1 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप इनका योगफल करेंगे, अगर आप इनका योगफल करेंगे, अगर आप इनका योगफल करेंगे तो बच्चों आपको पता होना चाहिए लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए। 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 ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 3 5 यहाँ पर आपका 7 छूट गया, 7 और फिर लिखेंगे 9, फिर 11, फिर 13, 15। ठीक है, 7 आपका छूट गया था। तो अब अगर आप इनका ऐसे योगफल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लगातार सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी संख्याएं आपकी? 8 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब 8 के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इनका सभी का जो योगफल आए आपका 64 हो जाएगा। तो बिना योग करे आपको निकालना है, बस आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये आप चीज़ समझ चुके होंगे कि जब भी आपको कभी लगातार विषम संख्याएं दी जाएं तो उन संख्याओं को काउंट करो, जितनी संख्याएं उसका वर्ग कर दो, वो योगफल के बराबर हो जाएगा। और इसका उल्टा भी सही है। अगर मान ले, देखो वैसे उल्टा तो आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो 7 संख्याएं हैं। तो 7 है, नंबर n की वैल्यू कितनी है? 7, यानी कि प्रथम 7 विषम संख्याओं के 49 है, योगफल के बराबर होता है। तो ये वाली आपको चीज ध्यान रखनी है। अब बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका रूल नंबर 5 है, वो आपको ध्यान रखना है। एक को छोड़कर, एक के अतिरिक्त, यानी कि एक को छोड़ देना है, ये नियम एक पर अप्लाई नहीं होता है। एक के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या तो जितने भी आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं वो या तो 3 के गुणक हैं, 3 के गुणक हैं, अथवा 3 के गुणक से एक अधिक होते हैं। अभी आपको चीज समझ में नहीं आ रही होगी, अब आपको चीज समझ में। जैसे आप यहाँ पर लिखें 2 का वर्ग, एक के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़ना, एक पर अप्लाई नहीं होता है। ये बस आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। ठीक है, आपको 50 तक की वर्ग और घन याद होने चाहिए। अब बच्चों जो यहाँ पर आपकी चीज लिखी है वो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं, ये लिखे होते वर्ग, 4 9 16 25 36 49, ये आपके वर्ग होते। जितने भी आपके प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं वो या तो 3 के गुणक हैं या 3 के गुणक से एक अधिक हैं। जैसे कि अगर हम इसको लिखेंगे तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 1 3 प्लस 1। देखो ये 3 का गुणक हो गया और प्लस 1 हो गया। अब 9 है, ये 3 त्रिका 9, ये पूरा गुणक बन गया, एक अधिक नहीं हुआ। अब 16 है, ये आपका हो जाएगा 3 5 15 प्लस 1 16, और ये आपका हो जाएगा 3 8 24 और प्लस 1 25। ये आपका हो जाएगा 12, 3 गुणे करेंगे 12, तो पूरा गुणक निकल गया। अब ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 16,
यानी कि 16 3 48 और प्लस 1 49। देखो जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, जितने भी आपने यहाँ पर वर्ग लिखे हैं वो सभी के सभी 3 के गुणक हैं, या फिर आपके वो 3 के गुणक हैं और प्लस 1 ज़्यादा है। जितने भी आपके वर्ग होते हैं वो 3 के गुणक या फिर उससे एक अधिक होते हैं। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। जब आपसे पूछा जाएगा इसमें पता करो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो वहाँ पर आपका ये नियम काम आएगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जितनी भी आपकी वर्ग संख्याएं होती हैं वो 3 के गुणक से एक अधिक या फिर पूर्ण रूप से वो 3 की गुणक होती हैं। अब आप नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट आपका जो रूल नंबर है वो आपका रूल नंबर है 6, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर यहाँ पर आपको 6 ध्यान रखना है। एक के अतिरिक्त क्या लिखेंगे, एक के अतिरिक्त मतलब कि एक पर यह नियम लागू नहीं होता है। एक के अतिरिक्त सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग या तो 4 के गुणज, ये भी आपका एक रूल है, 4 के गुणज अथवा 4 के गुणज से एक अधिक होते हैं, एक अधिक होते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। हम आपको समझाते हैं, जैसे कि 2 का वर्ग आप लिखेंगे, 4 का वर्ग लिखेंगे, 3 का छूट गया, 3 का लिखेंगे, 5 का लिखेंगे, 6 का लिखेंगे, 7 का लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है और 7 का वर्ग आपका 49 होता है। अब यहाँ पर इस चीज को समझेंगे, जो आपके कह रहे हैं कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या है, बस एक को छोड़ देना है, उनका जो वर्ग होता है या तो 4 का गुणज होगा या फिर 4 के गुणज का एक अधिक होगा। जैसे ये आपका 4 है, तो 4 तो आपका पूरा गुणज बन गया, 4 एकम 4। ये भी आपका 4 चौकू 16 पूरा बन गया। अब यहाँ पर देखो 9 है, तो 4 दूनी 8 प्लस 1, देखो हो गया एक अधिक होता है, यहाँ पर एक अधिक आ गया। अब यहाँ पर आता है 4 छंग 24 प्लस 1, देखो ज्यादा हो गया, 4 नेम 36, ये पूर्ण रूप से गुणज हो गया। अब ये आपका है कितना है, आपका है 49, तो 12 चौको 48, यानी 4 गुणे 12 करेंगे प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर आपके वर्ग संख्याएं हैं वो या तो 4 की पूर्ण रूप से गुणज हैं या फिर गुणज के साथ एक अधिक हैं। देखो एक अधिक। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जितने भी आपकी प्राकृतिक संख्याओं की गुणज होती हैं वो तो या 4 के गुणज हो या फिर 4 के गुणज से एक ज्यादा हो। ये जो आपका ये वाला रूल है, ये वाला रूल सिमिलर रूल है। ये आपको जब आपका ये नियम आएगा, जब आपको ये पता करना होगा कौन सी संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पर आपकी चीजें लगेंगी। वहां पर मैं आपको शायद चीजें ना बताऊं क्योंकि उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप देखते देखते ही बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको भी आप जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोग नोट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट आपको ये नोट डाल लेना है, वैसे इसकी कोई भी आपकी नीड्स नहीं होगी, बस इसको नोट डाल के लिख लेना है। जैसे कि आपको पता है कि 1 का वर्ग आपका 1 होता है, 11 का जो वर्ग होता है कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 1 2 1। ठीक है, अगर वहीं पर हम 111 का वर्ग निकालेंगे तो कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो काउंटिंग करो 1 2 3। अब वापस बोलो 3 2 1, 3 2 1। ये लिखने का तरीका होता है, जैसे अगर हम इतने का वर्ग लिखना चाहेंगे तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 हैं, तो 1 2 3 4। अब 4 से बोलो वापस 4 3 2 1। ठीक है,
ऐसे अगर हम 1 2 3 4 5 का लिखेंगे, 5 का वर्ग, तो 5 तक काउंटिंग पढ़ो, 1 2 3 4 5 तक लिख लो, 5 16 वापस 5 के बाद 4 3 2 1। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होगा एक का जो आपका वर्ग होगा वो एक ही होता है। अगर आप इनका योगफल करेंगे 1 + 2 + 1, तो ये आपका 4 हो जाएगा, जो कि 2 के वर्ग के बराबर होता है। वहीं पर आप +1 + 2 + 3 + 2 + 1 करेंगे, तो ये बच्चों आपका हो जाएगा पूरा का पूरा आपका हो जाएगा 5, हाँ ये आपका पूरा 9 हो जाएगा, जो कि 3 के वर्ग के बराबर होता है। वहीं पर अगर आप इसे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और +3 + 2 + 1, ये बच्चों आप इन्हें आप जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा 16 होगा, जो कि 4 के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, वैसे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको ये वर्ग लिखने का तरीका पता होना चाहिए। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तक जाओ, फिर वापस हो लो, तो ये आप जितनी एक एक वाले नंबर्स हैं उनका आप वर्ग इजली लिखना सीख जाएंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको लिखना है, ये आपका 7 नंबर है, ठीक है। 7 नंबर, किसी भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी किसी भी किसी भी किसी भी धनात्मक किसी भी धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक या ऋणात्मक या ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्ग है वो बच्चों हमेशा आपका धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जैसे अगर हम +5 का वर्ग निकालें, -5 का वर्ग निकालें, जैसे अगर हम पता करें कि -5 का वर्ग क्या होगा, +5 का वर्ग क्या होगा, तो पहले ये बताओ +5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। अगर हम -5 का वर्ग निकालने जाएंगे तो कितना होगा, तो भी आपका 25 ही आएगा, यानी कि दोनों साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव साइन के ही आते हैं। अगर आप किसी निगेटिव संख्या का वर्ग निकालेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव संख्या का वर्ग निकालेंगे तो भी आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है, कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे पाइथागोरस, क्या लिखेंगे, पाइथागोरियन त्रिक, क्या लिखेंगे, पाइथागोरियन त्रिक, ये आप लिखेंगे, ठीक है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, ओनली ये समकोण त्रिभुज पर ही लगती है, किस पर लगती है, समकोण त्रिभुज पर ही ये अप्लाई होती है, बस आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो बच्चों, कर्ण आपका फिक्स होता है, कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है, कभी कर्ण हमेशा यही रहेगा, और आधार जो है, आधार और ये आपका लंब है, इनके जो मान है आपस में बदल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक प्रमेय भी याद रखनी है, ये आपकी पाइथागोरस की प्रमेय है, आप लिख लेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। तो आप लिखेंगे जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, वो बच्चों आपको पता होना चाहिए, आधार का जो वर्ग करेंगे, आधार का वर्ग करेंगे और प्लस लंब का वर्ग करेंगे, इनके ये बराबर होता है। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके पेपर में लंब पूछ दिया जाए, कर्ण और आधार दे दिया जाए, लंब पूछ दें, लंब दे दें, आधार दे दें, कर्ण पूछ दें, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जैसे मान लेते कर्ण आपका, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है, समझ, जैसे मान लेते कर्ण आपका 5 है, आधार आपका 3 है, लंब आपका 4 है, तो ये क्या होती है, 3 4 5। अगर हम बोलेंगे 3 4 5, तो ये आपकी पाइथागोरियन त्रिक होती है, 3 4 5 होती है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए
15, 20, 25 होती हैं। ये आपकी सभी की सभी पाइथागोरियन त्रिक होती हैं, तो वो आपको याद करनी है। मैं आपको लिखाऊंगा। अब मैं आपको जो बात समझाऊंगा वो बात समझो। मैंने अभी कहा था कर्ण आपका फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब कभी फिक्स नहीं हो सकते। हम 3 वैल्यू इसको बता सकते, 4 आधार कर सकते हैं। हम आधार 4 सेंटीमीटर खींच देंगे, लंब 3 सेंटीमीटर खींच देंगे। हम यहाँ पर आधार 3 सेंटीमीटर खींच देंगे, लंब 4 सेंटीमीटर खींच देंगे। तो आधार और लंब की लंबाइयां जो हैं आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, लेकिन कभी भी कर्ण की लंबाई चेंज नहीं होगी। कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, इसकी लंबाई कभी भी आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है। अब बच्चों आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिक लिख लेंगे, वो आपको याद भी करनी है ताकि आप जल्दी से आपकी कैलकुलेशन हो जाए। इसके लिए आपको ये याद करनी है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर लिख लेंगे पाइथागोरियन ट्रिपल्स, इंग्लिश में बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। तो ये आपको हेडिंग डाल देनी है। पहला आप लिखेंगे 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे 5, 12, 13, 5, 12, 13, ठीक है। 5, 12, 13 लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे 6, 8, 10, 6, 8, 10 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 7, 24, 25, 7, 24, 25। ये आपकी सभी की सभी ट्रिपल्स हैं, ठीक है। इनका वर्ग करोगे इस वर्ग के बराबर आएगा, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। आप यहाँ पर लिखेंगे 7, 24, 25। इसके बाद आप लिखेंगे 8, 15, 17। फिर लिखेंगे 9, 12, 15। फिर लिखेंगे 10, 24, 26। फिर लिखेंगे 12, 16, 20। फिर लिखेंगे 12, 35, 37। फिर लिखेंगे 14, 48, 50। फिर लिखेंगे 15, 20, 25। इतनी आपको ट्रिपल्स याद होनी चाहिए। तो आप जैसे कि यहाँ पर समझो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला लिखा 8, 15, 17, यानी कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू वो आपकी कर्ण हो जाएगी, 17 कर्ण हो जाएगी। और लंब 8 आप चाहे लंब मान लो चाहे आधार मान लो, 15 चाहे आप लंब मान लो चाहे आधार मान लो। तो हमने आधार को 8 मान लिया, तो लंब को हमको 15 मानना पड़ेगा। तो अगर आप इसका वर्ग करोगे, इसका वर्ग करो, दोनों को जोड़ोगे तो इसके वर्ग के बराबर आएगा। तो यही आपकी पाइथागोरियन ट्रिक कहती है। तो बच्चों ये आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी। अब हम लोग नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट करेंगे। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से जितने भी मैंने आपको ये पाइथागोरियन ट्रिक लिखाई है आपको सारी याद होनी चाहिए। मैंने आपको सारी बारीक से बारीक चीज़ें आपको बता दी हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।